मंगल के इफेक्ट या मंगल के दोष, कभी कभी कोई कोई दोष भी बोल देता है, लेकिन उसका ऊर्जा बहुत हाई होता है। अब ये रिलेशन लाइफ के लिए मंगल, जिसके चार्ट में मंगल बहुत अच्छी स्थिति में हो, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब फीमेल में कब मंगल के ऊर्जा जरूरत पड़ता है, कोई अगर सर्जरी सर्जरी करता है, कोई सर्जन है, ठीक है, कोई इंजीनियरिंग है जहाँ पे इंजीनियरिंग का काम करता है, उनके एनर्जी बहुत हाई होना चाहिए, और वह एनर्जी मिलता है मार्स से। अगर मार्स अच्छी स्थिति में हो तो वो चीज करने के लिए उनको हेल्प करेगा, प्रेरित करेगा कि आप वो कार्य करो, मैं वो एनर्जी दूंगा। लेकिन अगर मार्स का एनर्जी उतना अच्छा नहीं है, अच्छा स्थिति में अगर मार्स नहीं बैठता है, तो उसके एनर्जी बहुत कम होता है, वो कार्य करने के लिए चैलेंजेस झेल ही नहीं पाएगा। मार्स के एक एनर्जी के लिए एक कुछ हाउस को दिया गया है, और उसमें से जो मैरिज के लिए अगर बात करें, जो 12वां, फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ एंड एट्थ हाउस होता है, यही चीज होता है कि एनर्जी बहुत ज्यादा देता है मार्स को, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है कि अपने रिलेशन लाइफ में वो एनर्जी, मतलब एक मांगलिक दोष क्या है, मांगलिक एक्चुअल दोष नहीं है, एक एनर्जी का कंपेटिबिलिटी चाहिए उनको। एक चार्ट मांग रहा है कि मैं मुझे ऐसे अकॉर्डिंग टू लेके चलो, तभी मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊंगा अपने रिलेशन लाइफ को। तो उसके अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग वो चार्ट को ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई एक व्यक्ति का एनर्जी बहुत अच्छा है और दूसरे व्यक्ति का एनर्जी बहुत कम है, तो दोनों के बीच में जो प्लेजर होता है, सेक्सुअल प्लेजर होता है, दोनों के बीच में कंफर्टेबिलिटी नहीं रहता है। मतलब जो बेडरूम शेयरिंग होता है, एक का एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा और दूसरे का कम रहेगा, तो वो दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, जिसके चलते कुछ ना कुछ झमेला होगा, प्रॉब्लम होगा क्रिएट, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होगा, और व्यक्ति बाहर की तरफ मूव ऑन करेगा, घर को छोड़ के बाहर की तरफ मूव ऑन करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आजकल की दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये, कि व्यक्ति का एक से ज्यादा रिलेशन हो गया, मैरिड में है लेकिन दूसरा एक रिलेशन है, और वो दूसरे स्थिति में वो रिलेशन को चाहता है, हिडन मैरिज भी कोई कोई कर लेता है। इस टाइप की जो सिचुएशन होता है वो ये एनर्जी देता है। तो इनको जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ऐसे ही अकॉर्डिंग टू चार्ट को देखना पड़ेगा। जैसे मंगल के अगर इफेक्ट्स को बोला जाए, दोष भी कोई कोई बोलता है, लेकिन ये इफेक्ट्स को मान के चलिए, मार्स के जो एट्रीब्यूट है वो एनर्जी है, और दोनों के फिजिकल बॉडी की अगर बात किया जाए तो ये सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी को बताता है मार्स, ठीक है। ब्लड, एक्शन, सब, स्टबर्न, जिद्दी, मार्स जिद्दी होता है, एक जगह पे अड़े रहना, ठीक है। एग्रेशन, एग्रेसिव जो टेंडेंसी होता है वो मार्स के होता है। एंगर, डोमिनेटिंग नेचर, मतलब दूसरों को डोमिनेट करना। फ्रीडम, खुद तो सेल्फ इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करेगा और दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। अब ये रिलेशन में क्या चलेगा, एक बोले, मतलब वो खुद को चाहता है कि मैं इंडिपेंडेंट रहूं, मुझे कोई किसी के मतलब दबाव में नहीं रहना, लेकिन वही दूसरों को दबाव करेगा। अब दूसरा बोलेगा कि आप मुझे दबाव कर रहे हैं, लेकिन आपको जब बोला जा रहा है तो आप नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से मनमानी कर रहे हैं, तो रिलेशन में ये नहीं चलता है, ये डिस्टर्बेंस हो जाता है तभी। स्ट्रेंथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कुछ भी बात को एकदम मुंह पे बोल देना। इनसिक्योरिटी, देखिए मार्स खुद सिक्योर का प्लैनेट होता है, लेकिन उनके जो रिलेशन लाइफ में खुद इनसिक्योर होता है, ठीक। फ्लाइट एंड फाइट, लॉजिक, कोई भी चीज में लॉजिक ढूंढना, कमांडिंग नेचर का होता है, दूसरों को कमांडिंग करना, ये चीज मार्स के एट्रीब्यूट में आता है। अब देखिए मार्स जैसे मान लीजिए 12वें स्थिति में अगर बैठा हो, मैं पहले स्थिति को बता देता हूँ, फिर कैंसिलेशन को बताऊंगा कि कैसे कैंसिलेशन आप उसको कर सकते हैं, कि परिहार जो इसको बोलते हैं कैंसिलेशन। मार्स अगर 12वें हाउस में बैठा, तो जिस घर में बैठ रहे हैं, मतलब उस घर के पहला पहला तो उस घर के एनर्जी ज्यादा हो गया, 20% एनर्जी इस घर का रहता है मार्स का, क्योंकि इसमें 20%, 40% फर्स्ट हाउस में, फोर्थ हाउस में 60% की एनर्जी होता है मार्स का, और आपका 80% होता है सेवेंथ हाउस में, और एट्थ हाउस में 100% इसका एनर्जी होता है। इसलिए एट्थ हाउस में और सेवेंथ हाउस में हाई मांगलिक योग बोला जाता है इसमें। लेकिन वो भी परिहार हो जाता है अगर उनके राशि आ रहा है, कोई नेचुरल अपने मित्र राशि में आ रहा हो, या कोई अम, अगर बताया जाए एक्सॉल्टेशन में हो, तो एनर्जी वो मतलब परिहार हो जाता है, उनका एनर्जी बैलेंसिंग में आ जाता है, ठीक है। वो चीज को आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो मार्स यहाँ पे 12वें हाउस पे अगर आ जाए, तो मार्स क्या करेगा, अपने बेडरूम प्लेजर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, कि उनका बेडरूम प्लेजर फुलफिल हो। अगर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, अगर दूसरा व्यक्ति, अगर उनके मार्स अगर एनर्जेटिक ना हो, तो वो फुलफिल ना करे, तो वो मूव ऑन कर जाएगा किसी और के तरफ, मूव ऑन कर जाता है, क्योंकि मार्स मूव ऑन का प्लेनेट होता है।
और वो मूव ऑन कर जाएगा। ठीक। एनर्जी बहुत हाई होता है तो कहीं ना कहीं इनके बेडरूम रिलेशन में डोमिनेटिंग नेचर आ जाएगा। एक के अगर कम एनर्जी रहेगा, मार्स का एनर्जी प्रभाव कम रहेगा एक व्यक्ति का, और दूसरे व्यक्ति का एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगा, जिसका ज्यादा रहेगा वो डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, वो डोमिनेटिंग करने की कोशिश करेगा अपने बेडरूम लाइफ में। बेडरूम लाइफ में डिस्टर्बेंस होगा, कुछ ना कुछ तरीके से डिस्टर्बेंस होगा। कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर देगा, जिसके चलते दोनों में और ज्यादा लड़ाई झगड़ा कन्फ्लिक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक। अब खुद इंडिपेंडेंट उस जगह पे होने की कोशिश करेगा, दूसरों को डोमिनेट करने की कोशिश करेगा जिसका एनर्जी ज्यादा होगा। तो ये चीज देता है जहाँ पे 12th हाउस में बैठे। अब यहाँ से अगर मार्स की अगर दृष्टि बताया जाए, अब देखिए मार्स की जो टेंडेंसी होता है वो सेपरेटिव टेंडेंसी होता है, और ऐसे ही मार्स सैटर्न राहु केतु और सन की भी कुछ केसेस में, सन की भी मतलब थोड़ा सा एनर्जी अगर बात करें, ये भी सेपरेटिव टेंडेंसी रखता है, क्योंकि ये थोड़ा सा क्रूर ग्रह है, मैलेफिक प्लैनेट बोला जाता है इसको, अशुभ बोला जाता है इसको। अगर ये खराब स्थिति में हो या फिर किसी अच्छे स्थिति में अगर ना हो, तो इसका एनर्जी बहुत प्रभाव देता है, सेपरेशन वाला प्रभाव देता है। सेपरेशन मतलब रिलेशन में कुछ ना कुछ सेपरेशन देना, मतलब घर में भी रहेगा, दोनों एक साथ रहेगा, एक एक बेडरूम में रहेगा, लेकिन दोनों की ऊर्जा में फर्क आएगा, दोनों अच्छा नहीं रहेगा, मतलब दोनों सेपरेट रहेगा, एक साथ रहने के बावजूद दोनों के बीच में वो मेंटेलिटी नहीं रहेगा। ये चीज मार्स का देता है। और ये एक तरफ से सेपरेटिव भी हो जाता है। मार्स फोर्थ सेवेंथ एंड एट्थ एस्पेक्ट होता है, तो यहाँ से बैठ के वो सीधा फोर्थ एस्पेक्ट यहाँ पे देगा, 1 2 3 4 यहाँ पे एस्पेक्ट देगा। और ये क्या होता है, स्पाउस का जो फादर होता है उसका एरिया होता है ये। कहीं ना कहीं स्पाउस के फादर से अगर कुछ ना कुछ प्रॉब्लमेटिक होगा व्यक्ति का, तो बहुत जल्दी वो एग्रेशन में ले लेगा, या उनके रिलेशन में फादर मतलब स्पाउस के फादर कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकता है, जो कि उनको उतना अच्छा नहीं लग सकता, जो कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक, फिर कुछ ना कुछ रिलेशन खराब होने की योग बना देता है वो, क्योंकि मार्स की एनर्जी है। और मार्स की एनर्जी होने के बावजूद वो थर्ड हाउस पे एनर्जी डाल रहा है, वहां पे दृष्टि डाल रहा है। यहाँ पे अगर इनके फादर, अगर स्पाउस के जो फादर है वो अगर कुछ ना कुछ इनके तरफ से कुछ बातचीत हो, अपने रिलेशन में कुछ ना कुछ इंटरफेरेंस हो, रिलेशन में कुछ ना कुछ दिक्कतें प्रॉब्लम हो, तब तक वो ठीक रहेगा। जैसे ही वो रिलेशन में डिस्टर्बेंस होगा, वो तुरंत एग्रेशन में ले लेगा उस चीज को। ठीक। ऐसे ही यहाँ से सेवेंथ हाउस होगा ये, 1 2 3 4 5 6 7, ये यहाँ पे सिक्स हाउस में खराब स्थिति मार्स का नहीं होता। मार्स का स्थिति सिक्स हाउस में एक अच्छा स्थिति माना जाता है, क्योंकि वो कंपटीशन में अच्छा एक रिजल्ट देता है, कंपटीशन के लिए। और अगर इस घर के अकॉर्डिंग बात किया जाए, तो व्यक्ति के जो मामा होता है, छोटा मामा होता है जो, वो अगर इंटरफेरेंस करे रिलेशन में, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन आ सकता है, लेकिन उतना खराब स्थिति नहीं है। मार्स उतना अच्छा रिजल्ट, मतलब उतना खराब रिजल्ट इस जगह पे नहीं देता है, छठा हाउस में, वो ठीक ठाक रहता है उस जगह पे। और मार्स का जो एट एस्पेक्ट होता है वो एकदम डायरेक्ट सेवेंथ हाउस में पड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आठवें स्थिति है, जो दृष्टि होता है, वो डायरेक्ट सेवेंथ हाउस में पड़ेगा, मतलब स्पाउस के ऊपर। कहीं ना कहीं स्पाउस डोमिनेटिंग नेचर का हो सकता है, या फिर व्यक्ति स्पाउस के ऊपर डोमिनेटिंग कर सकता है, जो दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े का सिचुएशन बना देता है, कुछ ना कुछ दिक्कतें परेशानी दोनों के बीच में दिखाई दे, क्योंकि एक दूसरे का ऑपोजिट हो सकता है। स्पाउस बहुत ज्यादा डोमिनेट का हो या लड़ाई झगड़ा वाला हो, उनके साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होने वाला सिचुएशन कर देता है। अगर मार्स के अगर ओन साइन अगर नहीं आता, अब यहाँ पे अगर मार्स के ऐसे सिचुएशन बना दे, यहाँ पे 1 नंबर की राशि आ जाए, ठीक है, 1 नंबर की राशि आ जाए या 8 नंबर की राशि आ जाए, तो मार्स की ये एनर्जी कैंसिलेशन हो जाएगा। या फिर मित्र राशि में हो, मित्र राशि वाला जो प्लैनेट है, जैसे 5 नंबर वाला सन के, ठीक है, मून का भी हो जाता है 4th नंबर में, लेकिन वो डेबिलिटेशन में आ जाता है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एनर्जी खराब रहता ही है, थोड़ा सा एनर्जी खराब रहता है, इमोशनल एग्रेशन कहीं ना कहीं वो हो जाता है, क्योंकि 4th नंबर हो जाए डेबिलिटेशन वाला एरिया हो गया ना। लेकिन मून के साथ मार्स का एनर्जी मतलब एक मित्रता वाला रिलेशन होता है, तो वो तो बैलेंसिंग हो जाता है, लेकिन एक एक रिलेशन में इमोशनल एंगरनेस रहेगा एक, मतलब सब चीजों में प्रॉब्लमेटिक थोड़ा सा कम कर देगा, लेकिन इमोशनल लेवल पे कोई कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस रखेगा। जुपिटर के साथ 9वें और 12वें राशि अगर आ जाए, तो ये
ये स्थिति में भी मार्स अपने एनर्जी को कैंसलेशन कर देता है, 20% एनर्जी। और यही यही रूल हर एक जगह पे आप लगा सकते हैं, क्योंकि मार्स के साथ इनका रिलेशन अच्छा होता है। ठीक है, मरकरी के साथ भी होता है, मरकरी के साथ भी होता है, क्योंकि न्यूट्रल होता है मरकरी इनके साथ रिलेशन। न्यूट्रल होता है मार्स के साथ मरकरी का, तो वो भी आ जाएगा, तीसरा छठा अगर आ गया तो वो भी एनर्जी कैंसलेशन हो जाता See, है। जी so लक्ष्मी मास मैम बोलिए। मा, मास का दोष 147 8 में आता है, लेकिन हम्म, वो प्लेस ओन प्लेस होंगे तो फ्रेंड्स प्लेस होंगे तो उच्च होंगे तो नीच होंगे तो वो एनर्जी कैंसिल हो जाता हाँ, नीच नीच का नहीं बोलेंगे। मार्स चौथे नंबर राशि में वो थोड़ा सा एनर्जी इमोशनल एंगरनेस में चला जाता है, है। एनर्जी थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, वो चीज इमोशनल लेवल पे आती है, क्योंकि मून इमोशनल चीजों को देता है, ओके। इसलिए वो एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे उच्च में होंगे तो ये मकर में कैंसिल हो जाता है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। मार्स सन के राशि में, मून के राशि में और जुपिटर के राशि में और मरकरी के राशि में हो तो वो एनर्जी को बैलेंसिंग कर लेता है। लेकिन वही अगर वेनस की राशि में हो, सैटर्न की राशि में हो, राहु के और केतु की राशि में हो, तो राहु केतु के तो अपना राशि नहीं है, वेनस और सैटर्न की राशि में हो तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा वन फोर डिस्टर्ब। 147 8 12 उधर आता है। यहाँ पे हो गया आपका 2 7, यहाँ पे 10वां और 11, ओके। ये दोनों राशि में अगर आ गया तो और ज्यादा डिस्टर्बेंस करेगा, क्योंकि वो अपने एनर्जी को फुल ऑफ देने की कोशिश करेगा, डिस्टेंस में एनर्जी रहेगा वो। ठीक। जी लक्ष्मी मैम बोलिए। सर मार्स एक प्लेनेट जो है वो रेट्रो भी होता है, तो अगर मांगलिक दोष की स्थिति की जगहों पे वो रेट्रो हो जा रहा है, तो हम उसको कहाँ ले जाएंगे या उसको किस तरीके से रेट्रो में कंसीडर एनर्जी करें? नहीं रहता उनका, तो वो मांगलिक होने के बावजूद वो रेट्रो ही रहेगा, तो उसका एनर्जी उतना नहीं रहता। वो नहीं मान सर। लीजिए, अगर मान लीजिए 7th हाउस में बैठा हो, और हम्म। 7th हाउस में उसका मार्स की जो एनर्जी है वो 80% एनर्जी होता है, जी सर। एनर्जी 10 से 20% आ जाएगा वो, मतलब वो वीक हो जाएगा। बहुत वीक हो जाएगा मैम। लेकिन सर तो बोलता है रेट्रो प्लेनेट रेट्रो का प्लैनेट। इफेक्ट बोलते हैं कि बढ़ जाता है, तो यहाँ हाँ, पे नहीं, घट जाएगा। वो नेगेटिवली इफेक्ट देगा, लेकिन वो एनर्जी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसके पास एनर्जी उतना नहीं रहता, इसलिए मैंने ये चार्ट पे वो यहाँ पे बताया था। रेट्रो प्लैनेट बहुत स्ट्रांग हो जाता है ऐसा बोलना। हम्म। सर वही चीज है ना कि स्ट्रांग हो जाता है, लेकिन उसकी निगेटिव एनर्जी कम हो जाएगी, ये कहेंगे आप? नहीं 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 नहीं, प्लैनेट का एनर्जी जो है ना, जो खराब स्थिति वाला एनर्जी देता है, मान लीजिए 10वें नंबर राशि में मार्स बैठ गया और 12वें हाउस में बैठ गया, ठीक सर। ठीक, तो हाँ। उसके एनर्जी तो वहां पे बोल रहा है कि 20% होगा, और रेट्रो होके बैठ गया, जी सर। तो वो खराब स्थिति तो करेगा, लेकिन वो उसका एनर्जी थोड़ा सा कम हो जाएगा और ज्यादा। और सर वो जो 10 नंबर राशि में बैठ गया, तो राशि भी उसको सर वो एनिमी वाली मिली, तो वो भी तो कंसीडर होगा? नहीं, वहां पे उच्च का है, लेकिन वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है। ठीक सर। मार्स उच्च हो गया, लेकिन हाँ उतना उच्च अच्छा का रिजल्ट हो नहीं गया। दे पाएगा। कहीं ना कहीं वो रेट्रो है, इसलिए वो एनर्जी को मतलब डिसबैलेंस हो जाता है। उसके एनर्जी क्या होता है, रेट्रो होने से उसका एनर्जी डिसबैलेंस होता है। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे बात करूं, मरकरी का एनर्जी अच्छा होता है या खराब होता है, वो अकॉर्डिंग टू चार्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जी सर। लेकिन जब भी मरकरी का एनर्जी किसी चार्ट पे अच्छा रिजल्ट दे रहा है, उस टाइम पीरियड में जब भी मरकरी ट्रांजिट में रेट्रो होता है, मरकरी का एनर्जी कैसे रहता है, डिस्टर्बेंस वाला होता है ना, जी पेपर सर। डॉक्यूमेंट्स वाला, टेक्नोलॉजी वाला, जी। उसमें कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, तो डिस्टर्बेंस वाला रहेगा वो। तो सर जब जिस समय ट्रांजिट में मंगल रेट्रो होगा, हम तो चार्ट की वो बात तो कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो चीज तो है, लेकिन हम्म। मैं इफेक्ट्स को बता रहा हूँ ना, कि इफेक्ट्स क्या है। वो तो किसी भी व्यक्ति के चार्ट में आएगा ना। कोई व्यक्ति जन्म ले रहा है तो मरकरी उस टाइम पे उसका रेट्रो होगा ना। सर जैसे मान लीजिए हम लोग एक एग्जांपल ऐसे ही ले रहे हैं, 7th हाउस में मार्स है जो कि वहां पे 80% मांगलिक दोष बता हम्म रहा है, ठीक है सर। हम्म यहाँ हम्म पे ये रेट्रो हो गया और वीनस की राशि में हो गया, हम्म। ठीक है सर। तो अब यहाँ से रेट्रो हुआ, मांगलिक हुआ और शत्रु राशि में हो गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? एनर्जी उसका 60% से 40% चला जाएगा, एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस वाला रहेगा, ये बोल रहा हूँ। ओके सर। एनर्जी कम हो जाएगा, लेकिन डिस्टर्बेंस वाला रहेगा। तो सर जैसे हम लोग रेट्रो को एक घर पीछे ले जाते हैं, वो यहाँ पे लागू होगा? नहीं होगा। ठीक।
वो BNN में देखते हैं हम लोग। ठीक है सर। जी सुरेश सर बोलिए। सर ऐसा है कि जब मरकरी सॉरी मार्स और वीनस जब रेट्रोगेट होते हैं तो उसका हम्म, पास्ट कर्म पेंडिंग रहता है, इस जन्म में उसको पूरा करना होता है, हाँ जिससे तो वो शादी करता है, उससे सेटिस्फाइड होकर दूसरी तरफ डाइवर्ट माइंड हो जाता है। हाँ ये इसकी मार्स के नेगेटिव। वो भी वन को वो रहता है जी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही है इस। वो पास्ट लाइफ की चीजों में आ जाता है ना, जो हम लोग कर्मा पेंडिंग वाला जो सिचुएशन पढ़ते हैं हाँ हाँ उसमें उसमें आता है। टॉपिक में आता है। सप्तमेश जब रेट्रो हो जाए ना तो उनके स्थिति खराब माना जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। वो मैं आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, अभी तो आज की जो टॉपिक है वो कंप्लीट कराऊंगा। ठीक, ऐसे ही अ, देखिए, ऐसे ही अगर लगन पे अगर बैठा, लगन पे अगर बैठे व्यक्ति खुद डोमिनेंट नेचर का होगा, हाई एनर्जेटिक होगा, किसी भी चीज में लेट गो कर जाने वाला होगा, और दूसरों को दबाव रखने वाला होगा। अपने रिलेशन में जो भी है व्यक्ति को, उनको दबाव, उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, इनके एनर्जी बहुत हाई होता है। और ये जहाँ पे स्थिति में देखेंगे, यहाँ पे फोर्थ हाउस आएगा, यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, यहाँ पे आएगा तो फोर्थ, ये अपने इमोशन एरिया को, या अपने जो कंफर्ट जोन होता है इनका, जो कंफर्टेबल एरिया होता है, उनमें कहीं ना कहीं इनका होम इन्वायरमेंट में डिस्टरबेंस रहेगा। या घर की जो स्थिति में जो भी व्यक्ति आता है, चाहे मदर हो, चाहे अपने रिलेशन लाइफ हो, उनमें कुछ ना कुछ व्यक्ति अपना डोमिनेंट करने की कोशिश करेगा, जिसके चलते डिस्टरबेंस होगा घर की स्थिति में। ऐसे ही यहाँ से सेवेंथ एस्पेक्ट हो गया अपने फैमिली में, स्पाउस में, वही चीज घूम घूम के लागू होगा। वही चीज जो यहाँ पे 8th एस्पेक्ट आया था, ऐसे ही 7th एस्पेक्ट भी यहाँ पे आएगा। तो सेम ऐसे ही रूल यहाँ पे आएगा कि वाइफ ऐसे डोमिनेंट नेचर का हो सकता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4th एस्पेक्ट आ रहा था, यहाँ पे मदर डोमिनेंट नेचर का हो सकता है। मदर इनके रिलेशन लाइफ में आ सकता है, जिसके चलते और ज्यादा मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस हो सकता है। उस रिलेटेड व्यक्ति अगर रिलेशन में अगर इन्वॉल्वमेंट करे अपने आप को बहुत ज्यादा, तो उनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होगा, जो भी रिलेशन में आ रहा है। जैसे यहाँ पे, यहाँ से सेकंड फोर्थ एस्पेक्ट आया था 3rd हाउस पे, जो कि स्पाउस के फादर का आया था। वो अगर इनके रिलेशन में अगर वो करे, इन्वॉल्वमेंट करे, कहीं ना कहीं इनके दोनों के बीच में जो डिस्टर्बेंस होगा बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर फोर्थ मार्स अगर लगन पे हो तो व्यक्ति डोमिनेंट नेचर का होगा। अगर इनके मदर, व्यक्ति के अगर मदर, इनके दोनों के मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन में अगर इंटरफेस ज्यादा करे, तो कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्शन इन दोनों के मैरिड लाइफ में रहेगा। ऐसे ही 7th एस्पेक्ट 7th हाउस में दे रहा है मार्स, तो इसमें बैठ के क्या होता है, व्यक्ति के रिलेशन लाइफ में अगर स्पाउस की बात किया जाए, व्यक्ति डोमिनेंट नेचर का होगा, साथ ही साथ अपने स्पाउस भी डोमिनेंट नेचर का होगा उस टाइम पीरियड में। कहीं ना कहीं दोनों के बीच में एनर्जी जो होगा वो कन्फ्लिक्शन वाला होगा, क्योंकि एक दूसरे को जब भी मतलब डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, तो ये जो व्यक्ति है, इनको वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनको फ्रीडम चाहिए लाइफ में। और उनके 7th एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे अपने स्पाउस की तरफ से वो डोमिनेट करने की कोशिश हो रहा है। कोई भी कार्य करने के लिए दे रहा है तो वो कर नहीं पा रहा है, मतलब करने की इच्छा नहीं है तो वो करेगा नहीं, तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े का, कन्फ्लिक्शन का वो होता है। ऐसे ही 1st हाउस से 8th हाउस यहाँ पे आ जाता है, 8th एस्पेक्ट 8th हाउस में इनके अगर जो ये स्पाउस के सेकंड हाउस होता है ना, मतलब अपने फैमिली होता है, स्पाउस के फैमिली मतलब इन लॉज के फैमिली बोला जाता है, व्यक्ति के इन लॉज के फैमिली, वहां से अगर इंटरफेरेंस ज्यादा होगा, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इन्वॉल्व मतलब डिस्टर्बेंस हो जाएगा व्यक्ति का। व्यक्ति उस जगह पे उनकी इन लॉज के फैमिली के साथ कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ठीक, ऐसे। अब आते हैं 4th हाउस में मार्स अगर 4th हाउस में बैठा हो, तो वहां से कहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है। खुद तो अपने मतलब फैमिली लाइफ में, जो जब होम इन्वायरमेंट जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डोमिनेंट नेचर का होगा, एनर्जी गुस्से भरा होगा, मदर कहीं ना कहीं गुस्से भरा होगा। रिलेशन लाइफ में मदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होगा, जिसके चलते वो होम इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं हो सकता। वहाँ से बैठ के 4th हाउस जो कि अपने स्पाउस के एरिया हो गया, स्पाउस कहीं ना कहीं डोमिनेंट नेचर का हो सकता है। और मदर और स्पाउस देखिए दोनों इन्वॉल्वमेंट हो रहा है इस जगह पे, तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस उस जगह पे महसूस होगा, जिसके चलते ये दोनों के चलते व्यक्ति को उतना मतलब कन्फ्लिक्शन में आ जाएगा व्यक्ति खुद। और यहाँ से बैठ के 7th एस्पेक्ट यहाँ पे दे रहा है 10th हाउस पे, 4th हाउस पे बैठ के मार्स
सेवेंथ एस्पेक्ट दे रहा है 10th हाउस पे, और 60% मार्स की एनर्जी है। और इस जगह पे अगर मतलब घर में व्यक्ति का अगर होम मतलब ऑफिशियल होम इन्वायरमेंट आ जाए तो और ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा उस जगह पे। कभी कभी ऐसा भी सिचुएशन होता है कि अपने प्रोफेशन एरिया में व्यक्ति सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रखता है और बहुत टाइम तक वो काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम तक। मान लीजिए 6 बजे उनको छुट्टी होना है शाम को, तो वो 8 बजे तक 9 बजे तक रहेगा, तो उनका कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि वो 10th एस्पेक्ट इस घर में दे रहा है। कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन एरिया जब भी इन्वॉल्वमेंट होगा, कहीं ना कहीं दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंस, रिलेशन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा। और यही यही जो 10th हाउस होता है, ये स्पाउस के मदर का हाउस होता है। 1 2 3 4 चौथा हाउस स्पाउस के मदर और स्पाउस मिलके अगर कोई ऐसा चीज के ऊपर बात करे, कहीं ना कहीं मार्स जो व्यक्ति स्वयं है जिसका, व्यक्ति को डिस्टरबेंस बहुत ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं उनके मतलब ऐसा लगेगा कि स्पाउस और उसके मदर मिलके कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस कर रहा है, अपने अपने बारे में कुछ उल्टा सीधा कर रहा है। उनको ज्यादा वो चीजों में प्रॉब्लमेटिक होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मिलके कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस होगा, चाहे ये पति का हो चाहे पत्नी का हो। अब पत्नी की अगर बात किया जाए तो पत्नी और उनके मदर, आप जानते ही हैं, एक मैरिड लाइफ के बाद वाइफ को, मतलब जो मतलब फीमेल होता है, उनके अपने मदर के साथ उतना डिस्टेंस बढ़ाना चाहिए, ना कि डिस्टेंस करना, मतलब मतलब एक दूसरे के साथ बहुत क्लोज डिस्टेंस करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अपने मतलब मैरिड लाइफ को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देना होता है, ना कि उनके मदर को। जब उनके मदर के साथ हर एक बात को शेयर करेगा, कहीं ना कहीं वो मदर के साथ अपने बात को, घर के इन्वायरमेंट के बात को शेयर करना है, जिसके वजह से दोनों के, अब फीमेल के बात जो होता है ना, वो थोड़ा सा दूसरा टाइप का होता है। मेल लोग क्या करते हैं कि अपने बाहर का काम इतना इन्वॉल्वमेंट होता है, और घर में जाके वो सिचुएशन अगर फेस करे, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस फेस करे, तो उसका और डिस्टर्बेंस हो जाता है। बाहर की एक लाइफ होता है, अंदर घर के अंदर एक लाइफ होता है, दोनों में अगर डिस्टर्बेंस व्यक्ति को महसूस होता है तो व्यक्ति और ज्यादा डिप्रेशन में आ जाता है, एंजाइटी में आ जाता है। तो कहीं ना कहीं मैरिड की लाइफ के बाद फीमेल को अपने मदर के साथ डिस्टेंस एक रहना चाहिए। दूसरा कार्य में ठीक है, लेकिन रिलेशन में कुछ बातचीत नहीं करना चाहिए, अपने स्पाउस के साथ जो बातचीत होता है वो शेयर नहीं करना चाहिए, एक डिस्टेंस रखना चाहिए, ताकि अपना मैरिड लाइफ अच्छा चले। और यही आज के जमाने में सबसे ज्यादा खराब स्थिति हो रहा है, मदर और फीमेल के साथ जो बातचीत होता है वो। लेकिन अष्टम कुछ का मैं, मास लाइफ पार्टनर को डेथ हो जाता है ऐसा बिलीव करते हैं। हाँ सर फिर से बोलिए। यही तो उसका लॉर्ड, यही तो उसका मास है ना कुछ दोष में, लाइफ पार्टनर को डेथ हो जाता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉन्जिविटी अगर खराब रहेगा तो ऐसा नहीं है सर, लॉन्जिविटी को डिपेंड करता है ना सर। हम्म, सभी बिलीव करता है अगर लड़की के कुंडली में यही तो उसमें मास आएंगे तो वो नहीं नहीं, ऐसा नहीं शादी है। में। अगर यही 8 हाउस की बात किया जाए तो यही 8 हाउस उनको जो फील्ड वर्क होता है, हम्म, जो इंजीनियरिंग वर्क होता है, या ग्राउंड वर्क होता है, जो माइनिंग से जुड़ा हुआ होता है, या कोई सर्जन से जुड़ा हुआ होता है, यही हाउस बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है सर। हम्म, क्योंकि वो यही हाउस है, किसी के बॉडी काट छाट करेगा, खून निकालेगा, सर्जरी करेगा, तो वो हाउस मतलब फीमेल का वो हाउस में मार्स अच्छा एनर्जी देता है ना वो कार्य करने हम्म, के लिए। डिपेंड करता है सर, उसके एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, वो किस जगह पे वो एनर्जी को डाइवर्ट कर रहा है। डाइवर्ट करने में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, हम्म, यूटिलाइज होना। ठीक, अब यहाँ पे 4th हाउस में मार्स बैठा है और उससे 8th एस्पेक्ट दे रहा है। कहीं ना कहीं उनके होम इन्वायरमेंट में या उनके रिलेशन लाइफ में अगर जो व्यक्ति है उनका अगर अपने बड़े भाई बहन हैं, उनका अगर अपने रिलेशन में इंटरफेरेंस रहेगा, कहीं ना कहीं वो डिस्टर्बेंस होगा, क्योंकि मार्स की एनर्जी उस जगह पे जा रहा है। और वो अगर इन्वॉल्वमेंट करेगा तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा झगड़ा, लड़ाई झगड़ा सिचुएशन होगा। कभी कभी देखिएगा कि अपने भाई बहन के चलते, बड़े भाई बहन के चलते वो रिलेशन में डिस्टर्बेंस होता है व्यक्ति का बहुत ज्यादा। तो ये स्थिति अगर हो मार्स का इस जगह पे, ये 8th एस्पेक्ट इस घर में देता है। ठीक, कहीं ना कहीं दोस्त लोगों के कारण भी हो सकता है, क्योंकि सोशल सर्कल होता है और फ्रेंड सर्कल होता है। इस जगह पे अगर फ्रेंडली इन्वॉल्वमेंट हो तो वो भी डिस्टर्बेंस होता है अपने मैरिड लाइफ में, कि एक मेल फीमेल के अंदर इनसिक्योरिटी आ जाता है कि अपने दोस्त के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, ऐसा कुछ वो भी सिचुएशन हो जाता है। वो A1 को वो चीज भी इनसिक्योर आ जाता है, क्योंकि मार्स इनसिक्योर का कारक है, वो दे ही देता है। ठीक।
ऐसे ही मार्स अगर 7th हाउस में हो, तो मार्स 7th हाउस में, तो ये तो बता रहा है कि अपने मेल की जो एनर्जी है वो भी तो बहुत हाई हो गया, ऊपर से उनसे ज्यादा उनके स्पाउस का एनर्जी ज्यादा हो जाता है इस जगह पे। वो डोमिनेटिंग नेचर का दिखा देता है, वो डोमिनेटिंग नेचर का दिखा देता है। मतलब जो व्यक्ति है उसके जो स्पाउस होगा वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है, जिसके चलते व्यक्ति को थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है। व्यक्ति को जो इंडिपेंडेंट चाहिए वो कहीं ना कहीं डोमिनेट कर जाता है उसके ऊपर, व्यक्ति के ऊपर, जो व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है। ठीक, यहाँ से 4th एस्पेक्ट दे रहा है 10th हाउस पे, सेम वही रूल हो जाएगा। लगन पे आ जा रहा है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के स्वयं के मतलब मेंटल पीस को भी हानि करता है, व्यक्ति के हेल्थ का भी वन को एक कारण हो जाता है कि दोनों में अगर लड़ाई झगड़ा कंफ्लिक्ट हो, अगर एनर्जी उतना अच्छा ना हो, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा हो, कहीं ना कहीं एंजाइटी वाला सिचुएशन आ जाता है बहुत ज्यादा। और एंजाइटी के साथ साथ क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी हाई होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक, और यही से अगर 8th एस्पेक्ट दे रहा है यहाँ पे, जो व्यक्ति जो स्पाउस का है, व्यक्ति का जो स्पाउस है उनका लॉन्जिविटी को थोड़ा सा हानि करता है। 7th हाउस में बैठने से वो व्यक्ति का जो स्पाउस है उसके लॉन्जिविटी को हानि करता है, क्योंकि उससे 8th हाउस है नहीं, तो उसका लॉन्जिविटी को कम करता है, मतलब थोड़ा सा खराब स्थिति करता है लॉन्जिविटी में। मतलब थोड़ा सा डिजीज होगा तो वो डिजीज थोड़ा सा लॉन्ग चलने के वो हो जाता है, जल्दी रिकवर ना करना, इस टाइप की ऊर्जा। ठीक, अगर 8th हाउस में मार्स हो तो यही व्यक्ति का लॉन्जिविटी हो जाता है, व्यक्ति के लॉन्जिविटी को हानि करता है, व्यक्ति का एनर्जी को मतलब लॉन्जिविटी, क्योंकि 8th हाउस कहीं ना कहीं लॉन्जिविटी तो वन को है, लेकिन और भी स्थिति होता है। 8th हाउस पीड़ा का कारक है, ये व्यक्ति को पीड़ा देता है स्वयं को, मतलब व्यक्ति को पीड़ा आता है, किससे आता है, वाइफ के बानी से, क्योंकि स्पाउस के स्पीच होता है, स्पीच का घर होता है, इनके बाणी से इनको डिस्टरबेंस होता है। और ऐसे ही अगर ये जब 7th हाउस के बात कर रहे थे, 7th हाउस में मार्स हो, तो ये जगह होता है 8th हाउस, यही सेम रूल यहीं पे लगेगा। व्यक्ति का जो वाणी होता है वो ऐसा कुछ हो, कटु वाला बातचीत हो, जो मतलब व्यक्ति के स्पाउस के साथ एक लड़ाई झगड़ा वाला स्थिति कर देता हो, डिस्टरबेंस वाला वो। सेम रूल ऐसे जैसे इसमें लगा वैसे भी लगन पे भी ऐसे लगेगा, लगन के 2nd हाउस पे। 2nd हाउस में व्यक्ति का स्वयं का वाणी होता है, वो स्पाउस को मतलब दिक्कत करता है, स्पाउस को लड़ाई झगड़ा के वो मोटिवेट करता है वो। ऐसे ही सेम अगर 8th हाउस में मार्स हो, अगर ये 7th हाउस मतलब स्पाउस के 2nd हाउस होता है, मतलब उसका वाणी का हाउस है, तो स्पाउस के वाणी से व्यक्ति को कुछ ना कुछ दिक्कतें, प्रॉब्लम होना, पीड़ा होना, दुख होना, वो चीज देता है, क्योंकि 8th हाउस पीड़ा का हाउस होता है। इस जगह से बैठ के ये चीज को इनको डिलीवर कर रहा है। 8th हाउस से 4th हाउस हो गया 11th हाउस, व्यक्ति के फ्रेंड सर्कल से कुछ ना कुछ हिडन रिलेशन व्यक्ति के स्पाउस के साथ हो जाए तो व्यक्ति को सबसे ज्यादा इनसिक्योर और डिस्टर्बेंस हो जाता है, उस जगह से पीड़ा व्यक्ति को महसूस होता है। यहाँ से बैठ के 7th एस्पेक्ट दे रहा है 2nd हाउस पे, जो दोनों के बाणी, ये हस्बैंड का भी बाणी वैसे ही होगा, वाइफ का बाणी भी ऐसे होगा, दोनों के चलते वो रिलेशन खराब होने के लिए हो जाता है। दूसरा, एक लॉन्जिविटी को भी थोड़ा सा हानि करता है, डिस्टर्बेंस करता है। ऐसा नहीं कि मतलब उनके जो लाइफ स्पैन होता है वो स्पैन कम हो जाएगा बहुत ज्यादा, वो नहीं, थोड़ा सा कम होता है वो। और कहीं ना कहीं कारण वो व्यक्ति बन जाता है, जो जिसके तरफ से वो प्रॉब्लम हो रहा है, कारण वो व्यक्ति बन जाता है, इन्वॉल्वमेंट बन जाता है बस, लेकिन डेथ नहीं कर जाता है। दोनों की लॉन्जिविटी के ऊपर बात होता है तब, कि दोनों की लॉन्जिविटी को देखें। 8th हाउस से 8th एस्पेक्ट अगर मार्स मार रहा है 3rd हाउस पे, ऐसे ही सेम ये वाइफ के जो फादर है उनसे अगर कनेक्टिविटी, कुछ ऐसा कनेक्टिविटी हो दोनों के रिलेशन में, यानी कि वो डिस्टर्बेंस करेगा बहुत ज्यादा। सेम, क्योंकि मार्स एनर्जी है, और एनर्जी कहीं किस तरीके से हो रहा है, कौन से व्यक्ति वहां पे इन्वॉल्वमेंट के वो एनर्जी को डिस्टर्बेंस कर रहा है, वो चीज, क्योंकि उस जगह पे व्यक्ति को मतलब लगता है कि सेपरेशन दे रहा है दोनों के बीच में, डिस्टर्बेंस करने से इफेक्ट्स फैमिली, मतलब जो मेंबर होता है वो रिलेशन को डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैचिंग में कौन सा हाउस बेस्ट है मार्स के लिए? मार्स के लिए हम्म,
डिपेंड करता है सर, लेकिन दोनों व्यक्ति का अगर मार्स अगर हायर स्थिति में हो, मतलब हाई एनर्जी वाला हो, तो कहीं ना कहीं दोनों के ठीक है, दोनों एनर्जी को बैलेंसिंग कर लेगा। लेकिन वहां पे कंडीशन है कि वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति का इन्फ्लुएंस ना हो जो उस रिलेटेड हाउस में आ रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे बताया, यहाँ पे स्पाउस के फादर वो आ जाता है, फादर का आ जाता है, यहाँ पे स्पाउस के मदर का आ जाता है, वो इन्फ्लुएंस ना हो, उसको ध्यान देने योग्य है। और अगर सेवेंथ हाउस में आ रहा है तो दोनों को एनर्जी बैलेंस करने की जरूरत होता है, दोनों के एनर्जी को वहां पे मतलब ऐसा, मतलब दोनों के बीच में ऐसा एनर्जी हो जो कि थोड़ा सा मेंटेन रखे, एग्रेशन वाला ना हो, दोनों ठंडे दिमाग से अपने एनर्जी को मेंटेन करें। क्योंकि वो एनर्जी क्या होता है ना, एनर्जी मैरिड लाइफ में क्या होता है, सेक्सुअल कंपेटिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लेजर जो होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों के अगर मार्स एक अच्छा स्थिति में हो तो ठीक है, डिस्टर्बेंस योग्य नहीं होगा तब। 3 6 10 11 बहुत अच्छा है। हम्म 3 6 10 11 में 3 6 10 11 में 3 6 10 11 हम्म, ये क्या है? वो पोजीशन में मास होंगे तो वो क्रूर ग्रह वो पोजीशन है, वो तो थोड़ा बेनिफिट हो जाता है। मतलब ठीक है सर, उतना वो नहीं रहेगा सर, वो नहीं रहेगा, डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा। रिलेशन लाइफ में डिस्टर्बेंस है, दूसरी जगह पे डिस्टर्बेंस दे सकता है। क्योंकि मार्स के अपना एनर्जी होता है, वो एनर्जी अगर ठीक जगह पे यूज हो रहा है तो ठीक है, वो अगर डिस्टर्बेंस वाला एनर्जी हो गया है तो कॉन्फ्लिक्शन प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर वही एनर्जी अच्छा रखेगा, दोनों के बीच में बातचीत को ठीक मेंटेन रखेगा, दोनों बात को समझेगा, क्योंकि समझ नहीं योग्य है। अगर यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, क्योर नहीं कर रहे, दोनों को सलाह दे रहे हैं कि आप दोनों ऐसे करके अपने आप को बैलेंसिंग रखिएगा ताकि आप लोगों की लाइफ अच्छा रहे, अपने रिलेशन लाइफ अच्छा चले, वो सजेशन करना योग्य होता है। और किसी को कुछ डाउट? हेलो, नमस्कार। जी सर हेलो, बोलिए। ये अगर दोनों के मंगल एक ही राशि में हो, एक भाव में, एक का हाईएस्ट डिग्री का होगा और दूसरे का लोएस्ट डिग्री का हो, तो एक कंपेटिबिलिटी बल्कि ज्यादा अच्छी रहेगी या नहीं? दोनों का मंगल एक ही भाव में, एक का हाईएस्ट डिग्री का है, एक लोएस्ट डिग्री का है, तो क्या दोनों में कंपेटिबिलिटी एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा दोनों का, या कुछ डिस्टर्बेंस होगा? फिर से एक बार बोलिए सर, थोड़ा सा बोलिए एक बार। दोनों स्पाउस के हम्म मंगल एक ही राशि में हो, एक ही घर में हो, जैसे हम्म एक का 4 5 8 7 किसी में भी हो, और एक का हम्म। हाईएस्ट डिग्री हो और एक का लोएस्ट डिग्री हो मंगल की, तो तो उससे कोई फर्क मैचिंग नहीं ज्यादा पड़ता सर, वो ज्यादा हाउस अच्छा को रहेगा काउंट किया जाएगा, है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, वो हाउस को ही वहाँ पे इफेक्ट होगा, सब उसके बहुत अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। इफेक्ट पड़ेगा वो, डिग्री से वो एक नहीं होगा। वो एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा डिवोटी होंगे, हाँ मेरा कहना ये था। जी, वो डिग्री से फर्क नहीं पड़ता सर। सर अगर हाईएस्ट डिग्री का जिसका होगा, हम्म वो और जिसके लोएस्ट डिग्री का है, एक दूसरे की कंपेटिबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी, मेरा कहना ये था। हो सकता है सर, लेकिन ऐसा मैंने थंब अच्छा, रूल तो देखा नहीं अभी तक, एक्सपेरिमेंट तो मैंने उसमें नहीं। कई केस में देखा है सर, बिल्कुल बहुत सही निकला हो सकता है सर। है। जैसे कर्क लग्न है, मास उधर है, और एक केप्रिकॉर्न है, मास उधर है। हम्म दोनों एक केप्रिकॉर्न वाले के लिए उच्च मास हो गया, कर्कटक वाले के लिए नीच मास हो गया, उसको हम्म कॉम्बिनेशन कैसे रहता है? स्थिति को बताएगा कि कौन सी स्थिति में कौन से हाउस पे है, वो डिपेंड करता है सर। दोनों का लग्न कर्क लग्न है, केप्रिकॉर्न लग्न है। केप्रिकॉर्न लग्न में मास है, कर्क लग्न में मास है। कर्क लग्न नीच का मास हो गया, उधर उच्च का मास दोनों हो के गया। लगन, सेम मकर हाँ लग्न है, मकर लग्न मास उधर है, उच्च मास। और कर्क मकर लग्न, लग्न है, ओके ओके, मकर लग्न है, ओके। मकर लग्न मास उधर है, उच्च दिस वन अगेन कर्क लग्न में मास है, और लड़का लड़की का वैसा है। दोनों के लिए लग्न में है, वो एक नीच नीच का मास हो गया और उच्च का एक मास सेकंड हो एक सेकंड एक सेकंड, मुझे बनाने दीजिए, गया। हाँ एक एक सेकंड। दो एक दो तीन ये चार, यहाँ पे सेवन 10 नंबर का लगन हो रहा है। 7,000 4 नंबर आएगा, 7,000 में हाँ 10th उधर मास है, और 7th कर्क लग्न है। 4 नंबर आएगा। कहाँ पे, कर्क लगन में सर? हाँ कर्क लग्न में मास है। दोनों का ही, हाँ हाँ, वो लड़का का लड़की का। दोनों का ही मार्स यहाँ पे है।
नो नो नो, वो एक का मकर में, एक का कर्क में। एक का फर्स्ट हाउस में, एक का सेवंथ हाउस में। एक फर्स्ट हाउस का, सेवंथ हाउस का, किसका सेवंथ हाउस, फर्स्ट दोनों हाउस का में, सेवंथ हाउस में। किसका फर्स्ट हाउस में? लड़की का कर्क लग्न मास उधर है, लड़का का मकर लग्न मास उधर है। अच्छा, ये गर्ल का है, ये बॉय का है? हाँ, कैसा दोनों को उच्च हो गया नीच हो गया? हाँ, ये उच्च हो गया, ये नीच हो गया सर। दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, मैचिंग? एग्रेसिव रहेगा लड़का, वो थोड़ा दबदबी रहेगी। नहीं नहीं, दोनों का बैलेंस, एनर्जी बैलेंस ही रहेगा। लेकिन हाँ, इमोशनल थोड़ा सा वो रहेगा सर, क्योंकि ये मार्स यहाँ पे उच्च स्थान में आ गया ना। हम्म। तो 40% जो एनर्जी है, मतलब डिस्टर्बेंस वाला एनर्जी, वो डिस्टर्बेंस एनर्जी खत्म हो जाएगा सर। हम्म। ये मैं बोल रहा हूँ कि जो हम्म। डिस्टर्बेंस वाला एनर्जी होता है 40%, वो न्यूट्रल हो जाएगा। तो हम्म। मार्स का एनर्जी बैलेंसिंग एनर्जी में आ जाएगा। मतलब बैलेंसिंग बोले तो दोनों में मतलब एक एनर्जी जो मेंटेन करने वाला होता है, एक बैलेंसिंग में आ जाता है। और ये मार्स यहाँ पे नीच नीच का होने के बावजूद ये 4 नंबर की राशि में है, जो कि इनके मित्र राशि में, मून की हम्म। राशि मित्र राशि होता है इनका। हम्म। ये राशि में इनका जो 80% एनर्जी ये क्योर हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं 10 to 20% एनर्जी जो कि रहता ही है। हम्म। लेकिन ये डिस्टर्बेंस वाला नहीं बोलेंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस बोलते हैं हम लोग, डिस्टर्बेंस नहीं बोलेंगे, इमोशनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि मून इमोशनल चीजों को देता है और ये हम्म। राशि की इन्वायरमेंट वो इमोशनल लेवल देता है। लड़की का पति का कारक मास है ना, वो उधर नीच हो गया ना, वो होता है कि कोई तकलीफ देता है क्या? लड़की का, हाँ। लड़की का हस्बैंड का कारक मास है ना, हम्म। वो मास नीच हो गया ना उधर। वो सर ठीक है, वो बीएनएन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीजों को आप क्यों कर सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू, अगर इसके अकॉर्डिंग बात किया जाए, चार्ट के अकॉर्डिंग, तो हम्म। एनर्जी बैलेंसिंग हो जाता है। तो उतना अच्छा। खराब स्थिति नहीं है दोनों का। ठीक है। ओ, ठीक है सर। ओके। और ये जो मंगल के बहुत सारे व्यक्ति है जो कि मंगल के वो करा देता है, ये मंगल के इफेक्ट को कम करा लीजिए, मांगलिक दोष है आपको वो परिहार करा लीजिए। परिहार नहीं होता है, ये ध्यान से समझिएगा, परिहार किसी चीज में नहीं होता है। वो न्यूट्रलाइजेशन होता है, वो चार्ट के अकॉर्डिंग होता है कि व्यक्ति का राशि कौन सा आ रहा है, इन्वायरमेंट कौन सा आ रहा है। वो इन्वायरमेंट पॉजिटिव जगह पे है तो वो न्यूट्रल ऑलरेडी हो जाता है। लेकिन हाँ, खराब स्थिति में अगर हो तो उस जगह पे व्यक्ति को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस वाला हो ही जाता है सिचुएशन, लेकिन उस जगह पे व्यक्ति को सलाह दिया जाता है कि आप इस जगह पे, इस जगह इस तरीके से आपको इन्वायरमेंट में ऐसे बिहेवियर करना है। देखिए, कैंसिलेशन की बात किया जाए तो ऑन साइन अपने स्वयं के साइन में अगर हो, एक्सोल्टेशन साइन में हो या फ्रेंडली साइन में हो, तो ऐसा साइन में हो जो कि नेचुरल और एलिमेंट बेस्ड हो। अब देखिए, मार्स के जो साइन अगर बात किया जाए, मार्स फायरी साइन में अच्छा होता है, कंफर्टेबल होता है। ठीक है, मार्स फायरी साइन में कंफर्टेबल होता है। दूसरा होता है कि क्योंकि मार्स को दबाव नहीं चाहिए ना, तो इसलिए वो फायर साइन में बहुत अच्छा वन गो एक्सलेट करता है। दूसरा, मार्स को अगर मूवेबल साइन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक, ये दोनों आप लगा लीजिएगा रूल, वहां पे मैंने बताया। तीसरा है एस्पेक्ट एंड कंजंक्शन, कोई अच्छा ग्रह के अगर एस्पेक्ट आ जाए मार्स के ऊपर तो वो भी क्लियर कर देता है। जैसे जुपिटर नैसर्गिक सूर्य है, वेनस भी है और मरकरी भी है, इनके दृष्टि अगर मार्स पे आ जाए तो भी परिहार हो जाता है। मतलब मैक्सिमम लेवल पे परिहार हो जाता है। अगर किसी का 80% इफेक्ट दे रहा है तो वो 60% परिहार कर देता है, 20% थोड़ा बहुत रह सकता है। वो एनर्जी बैलेंसिंग के ऊपर डिपेंड करता है व्यक्ति। तो परिहार लेवल यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बात किया जाता है। दूसरा है कि भाव चलित में वो हाउस अगर आगे पीछे हो जाए जैसे मार्स यहाँ पे बैठा है कहाँ पे, देखिए सेकंड हाउस में बैठा है मार्स, फीमेल के चार्ट में। मार्स को देखिए यहाँ पे भाव चलित में कहाँ पे गया है, देखिए लगन पे चला गया है। बर्थ चार्ट में सेकंड हाउस में है। इनका जो एनर्जी सेकंड हाउस में जो एनर्जी आता है ना, ये साउथ इंडियन के रूल के अकॉर्डिंग लिया गया है मार्स के सेकंड हाउस। हाँ, सेकंड हाउस में इफेक्ट देता है मार्स का, ये भी रूल ठीक है। नॉर्थ इंडिया में इसको पकड़ता नहीं है, लेकिन इनका रूल यहाँ पे साउथ इंडियन में ये रूल लेता है कि मार्स सेकंड हाउस में रहेगा तो वो भी इफेक्ट देता है। तो ये भी वन गो एक इफेक्ट देता है। और ये देखिए लगन में आ गया तो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि मार्स यहाँ पे एनर्जी को खराब स्थिति के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। लेकिन मार्स यहाँ पे देखिए 11th नंबर राशि पे है, 11th नंबर राशि पे है, तो ये खराब स्थिति में ही है क्योंकि सैटर्न की राशि में आ रहा है ना। डिस्टर्बेंस वाला एनर्जी रहेगा। मतलब ये जो लड़की के बात होगा थोड़ा सा कटु वाला बातचीत होगा, जो कि दूसरों को हानि करेगा। हानि नहीं बोलेंगे, अप्रोक्स कि लड़ाई झगड़ा वाला होगा बातचीत।
डोमिनेटिंग नेचर होगा, अपने परिवार में डोमिनेटिंग नेचर का होगा। और यहाँ पे देखिए भाव, देखिए भाव पंचक के अकॉर्डिंग ये भाव के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि जो मार्स के जितने भी आप हाउस को देख रहे हैं ये भाव के ऊपर सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। अब भाव में ये फर्स्ट हाउस में आ गया है। अब मैं ही यहाँ पे एक और एग्जांपल देता हूँ, आप लोग खुद ही बताइए। मार्स यहाँ पे आ रहा है, मार्स 7 नंबर राशि चार्ट में 7 नंबर राशि में आ रहा है। तो ये चीज बोल रहा है यहाँ पे मार्स मतलब मांगलिक योग बता रहा है कि मांगलिक दोष है यहाँ पे। और यही अगर भावचलित में अगर मार्स यहाँ पे आ जाए, अरे यहाँ पे मेरा पेन टैबलेट बहुत दिक्कत करता है, मार्स अगर यहाँ पे आ जाए, मार्स अगर यहाँ पे आ जाए तो ये तो ऑटोमेटिक तो परिहार हो ही गया, क्योंकि उसका प्लेसेस चेंज हो गया। तो जो यहाँ पे 80% रिजल्ट दे रहा था वो 80% कम होके 10% में आ जाएगा, परिहार तो हो ही गया ऑलरेडी। 70% परिहार हो गया उसका, मतलब कैंसिलेशन, उसका एनर्जी बहुत कम हो जाता है। मतलब जो आपको दिख रहा है कि बहुत खराब रिजल्ट देगा, वही स्थिति यहाँ पे भावचलित में वो चेंज हो गया। इसको कस्पल चार्ट बोला जाता है या भावचलित चार्ट बोला जाता है, ठीक है, नारायण भावचलित चार्ट भी बोला जाता है इसको। क्लियर हुआ किसी को? क्लियर। अब मान लीजिए मार्स किसी का इस जगह पे 4th हाउस में बैठा है, वही अगर यहाँ पे आ गया तो मार्स का परिहार हो जाता है, ये 0% में एनर्जी में आ जाता है, 0% एनर्जी में आ जाता है वो, यहाँ पे कैंसिलेशन ही हो जाता है वो। क्योंकि ये भावचलित में, क्योंकि जो आपके जो मंगल के जो दोष होता है वो भावों के ऊपर होता है, ना कि राशि के ऊपर होता है। 12th हाउस, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 8th हाउस के ऊपर बात किया जाता है। यही भाव अगर भाव चलित में, यही भाव अगर मार्स अगर दूसरे भाव में चला जा रहा है जो कि उसके इफेक्ट्स में नहीं आ रहा, तो वही चीज यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है। यही 147 8 12 मास दोष अगर वाटर साइन में आएंगे तो भी कम कर सकते हैं। हाँ हाँ, और यही अगर भाव चलित में अगर इस जगह पे आ जाए तो भी सेम रिजल्ट देता है। अगर यहाँ पे मार्स यहाँ पे आ रहा है लेकिन भाव चलित में यहाँ पे आ रहा है तो भी ये इफेक्ट दे देता है, क्योंकि ये भी दोष में आ जाते हैं तब, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे ये कैंसिलेशन करता है ऐसे ही ये भावों के ऊपर दे भी देता है। तो मार्स को आपको स्थिति अगर देखना हो तो दोनों को लेके आपको देखना पड़ेगा। आपको जो D1 चार्ट है और साथ ही साथ आपको भावचलित चार्ट है, ये दोनों चार्ट आपको दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया। और दूसरा एक और चीज होता है D1 चार्ट में, वो अगर कोई ऐसा प्लैनेट की वो उसमें आ जाए, राशि के ऊपर आ जाए, मान के चलिए ये मार्स यहाँ पे इफेक्ट दे रहा है कि यहाँ पे मार्स 11th राशि में जो कि मंगल दोष बता रहा है। और यहाँ पे देखिए नवांश चार्ट में देखिए 10th राशि में, मतलब ये 10th नंबर राशि में आ गया है, जो कि ये एक्सॉल्टेशन में आ जाता है, एक्सॉल्टेशन स्थिति में आ जाता है, और ये 11th हाउस में आ गया है। तो कहीं ना कहीं इसका एनर्जी उतना इफेक्टेड नहीं रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे अपने राशि में आ गया है, वो एनर्जी को बैलेंसिंग कर लेगा, मतलब अपने तरफ से पॉजिटिवली कर लेगा। तो ये वन को कैंसिलेशन ही हो जाता है। तो ये परिहार के कुछ रूल होता है, थंब रूल होता है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये कुछ कंडीशन है कैंसिलेशन का। किसी को इसमें दिक्कत है? अगर क्वेश्चन है तो बोल सकते हैं। सर रेट्रो प्लेनेट भी अगर ऐसे ही सर इसमें क्या कहते हैं राशि चार्ट में पीछे हो जाए मार्स तो भी यही होगा ना, परिहार हो जाएगा ना सर? बिल्कुल, राशि चार्ट में मार्स रेट्रो हो जाए, मतलब रेट्रो होकर तो वहीं पे बैठा रहेगा।
भाव चलित में वो पीछे चला जाए तो हाँ सर, भाव चलित में पीछे चला जाएगा तो परिहार हो जाएगा ना हो उसका जाएगा सर। मैडम, बिल्कुल। अब यहाँ पे जो बात होता है वो भाव पंचक के ऊपर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक